हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी करियर। फ्रेंड्स, हम एमपीपीएससी की वैकेंसियाँ निकली हैं, उसके लिए हम क्लास देखेंगे। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि 2012 से 2019-21 तक जो पेपर हुए हैं मैं उनका आपको प्रीवियस क्वेश्चन करा दूं। और फ्रेंड, मैं गारंटी लेता हूं कि इन पेपरों से आपको 30 नंबर से नीचे नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, उसकी डिटेल से बताऊंगा उसमें क्या इंपॉर्टेंट और हो सकता है। क्योंकि मैंने प्रेजेंट पूरा पेपर उठा के देखा, इससे ये एनालिसिस किया, क्योंकि मैंने पूरे टेस्ट सीरीज मंगाई, उसके अनुसार देखा और क्वेश्चन भी देखे, पेपर देखे। उसमें देखा कि जो डिटेल होती है एमपीपीएससी क्या करता है, उन्हीं से कम 30-40 क्वेश्चन तो वो रिपीट ही कर देता है। और अगर मैं इसके अलावा अगर आपका पेयर एंड सपोर्ट मिला तो मैं फ्रेंड एमपीपीएससी का स्पेशल एमपी स्पेशल मैं आपको मैप से पूरा एमपी ख़त्म कर दूंगा। गारंटी है कि उससे आपका 15-20 नंबर उधर से बन जाएगा अगर प्यार एंड सपोर्ट मिला तो। पहले मैं आपको एमपीपीएससी के क्वेश्चन दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये 2019 का पेपर नहीं है, 2019 में जो वैकेंसियाँ निकली थी उसका पेपर 2021 में हुआ है, तो वो लिखा मैंने उसको काट दिया है 2021 में। देखिए फ्रेंड, आपको दिख भी रहा होगा कि इसमें मैं आपको एक एक क्वेश्चन डिटेल करा रहा हूँ। हाईलाइट भी किया मैंने पूरे क्वेश्चनों को, जिसमें मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है और आ सकता है, तो मैं उनको हाईलाइट भी कर दी हूँ। तो चलिए हम देर न करते हुए पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि यार यहाँ अच्छे से एमपीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, और विद गारंटी है कि 30 नंबर से कुछ भी कम नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है पन्ना। पन्ना नहीं है। भले वहाँ हीरा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आदमी दिमाग नहीं लगाएगा, क्योंकि वो तो यार सोचेगा पन्ना तो होगा ही होगा, बट पन्ना नहीं है। कौन कौन से? खजुराहो, जबलपुर, ग्वालियर। तो इसके अलावा आपको याद क्या रखना है इसमें, इसके अतिरिक्त पन्ना के अतिरिक्त खांडवा और सतना, ये दो हवाई अड्डे फ्रेंड्स और हैं जो अभी भी क्रियाशील नहीं है। वहीं देखिए भोपाल, आपको कितने याद रखना, कितने क्रियाशील हैं? भोपाल है, जबलपुर है, खजुराहो है, इंदौर है, ग्वालियर है। मतलब 5 हवाई अड्डे क्रियाशील हैं। तो अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कितने हवाई अड्डे एमपी क्रियाशील हैं, तो आपका रखना 5 हैं। और ठीक है, और नहीं है पन्ना के अलावा अभी 2 इसमें लिखे हैं। कौन कौन से? खांडवा और सतना। तो इससे आपको कितने क्वेश्चन हो गए? अगर वो अगली बार इसी का उठा के पूछता है तो आपको याद रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा 2014 से 2018 के अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इनके विधानसभा के स्पीकर कितने थे, राज्यपाल कौन था, फिर मुख्यमंत्री कौन कौन हुए, अगर न्यायाधीश, इतने 4-5 चीज़ें अगर आप याद कर लो अच्छे से। क्योंकि मैं देखा हूँ, अब 2018 को देखो, 2019 का या 20 का, जिस साल का भी एमपीपीएससी पेपर उठा के देखो, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आए ही आए हैं। तो आपको मैं ये गुजारिश करूँ कि आप ये 2-3 नंबर सॉलिड कर लीजिए। तो ठीक है, मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा 2014 से 18 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सीतासरन शर्मा। कौन थे? डॉक्टर सीतासरन शर्मा। तो इसके अलावा वर्तमान 4 जुलाई 2020 में रामेश्वर शर्मा समसामयिक अध्यक्ष है, मतलब प्रोटेम स्पीकर के रूप में कार्यरत हैं। जबकि मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये कई बार पूछा गया। तो अगला क्वेश्चन आपको याद रखना कि अगर पूछ ले कि एमपी का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन सा था, तो पंडित कुंजीलाल दुबे। कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? तो देखिए, पहला विधानसभा हो गया ना, दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया? राज्यपाल पूछा। फ्रेंड्स, ये हर बार आते हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से याद करिए। तो कौन था? न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह। कौन था? नहीं था, न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह। तो आपको ये भी अच्छे से याद रखना कौन है, ये नहीं है। ठीक है, इस आगे डिटेल में वही चीज़ दी है, तो ये मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़, अगर देखिए वो अब हट गए, अभी तक आनंदीबेन पटेल थी, ठीक है, वो भी हट गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश किस राज्य की सीमा नहीं छूती? फ्रेंड, मैं इसको मैप्स इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा कि आपको ट्रस्ट में कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो आप ये देखिए, एमपी कहाँ है और झारखंड कहाँ है? तो गुजरात, राजस्थान। अगर मैं आपको मैप बताऊं तो एमपी के इसमें, अगर मैं एमपी का मैप बनाऊं तो फ्रेंड्स, यहाँ अगर एमपी है, मान लीजिए ये एमपी है उदाहरण की, तो यहाँ राजस्थान छूता है, यहाँ राजस्थान छूता है, यहाँ पर 2 जिलों से गुजरात छूता है, और यहाँ महाराष्ट्र लगता है। तो आपको याद रखना कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसमें झारखंड नहीं है। ठीक है, तो इस
मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से छूती है। झारखंड की सीमा बिहार, पश्चिम बंगाल से छूती है। ठीक है, तो कितना अगर आपसे पूछ ले एमपी की सीमा कितने राज्य छूती है, तो आप क्या देखें, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न में से कौन आयुक्त नहीं रहा है? तो कौन नहीं रहा है? श्री अवनी वैश्य। कौन नहीं था? श्री अवनी वैश्य। कौन नहीं था? श्री अवनी वैश्य। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अब इसमें एक लाइन आपको याद रखना है कि अगर वो पूछ ले, देखिए कितने राज्य निर्वाचन आयोग पूछ ले, मैंने कहा ना विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर कौन था, राज्यपाल कौन था, मुख्यमंत्री कौन थे, निर्वाचन आयुक्त कौन कौन थे, ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए राज्य निर्वाचन एमपी में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये दिनांक आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। 1 फरवरी 1994। कब हुआ था? 1 फरवरी 1994। क्योंकि फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये आ चुकी है और फिर मुझे पूर्ण विश्वास है कि फिर पूछी जा सकती है। अगर आपसे पूछ ले आयोग में राज्य निर्वाचन आयोग की पदावधि क्रम किस प्रकार है, तो आपको ये क्रम याद अच्छे से रखना है। और हाँ, पहला आपको ये याद रखना कि पहला कौन था? NV लोहानी। क्योंकि कोई भरोसा नहीं, अगली बार इन्होंने ये पूछ लिया है, इनमें से कौन नहीं था, क्या पता अगली बार ये आपसे पूछ ले कि पहला राज्य निर्वाचन आयोग कौन था, तो आपको याद रखना है NV लोहानी। कौन था? NV लोहानी। फिर इसके बाद आपको दूसरा याद रखना कि गोपाल शरण शुक्ल थे। कौन थे? गोपाल शरण शुक्ल। तीसरा कौन था? आदित्य विजय सिंह। कौन? आदित्य विजय। और चौथा अजीत राय यादव। आप फ्रेंड्स इसको बार बार लिखिए, कॉपी में ट्रिक बनाइए, अच्छे से याद रखिए। और पांचवा R परशुराम। कौन था? R परशुराम। और अभी कौन है? बसंत प्रताप सिंह। आपको जनवरी 2019 निरंतर चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको पांचों छठों नाम अच्छे से याद रखना है, क्योंकि मुझे क्या पता फिर क्रम पूछ ले, क्या पता वो आपसे ये पूछ ले कि इनका निर्वाचन आयोग कब गठन हुआ था, ये पूछ ले कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपको सब अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति कौन सदस्य नहीं होता है? तो आज आपको याद रखना है, राज्यसभा का सभापति नहीं होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उप सभापति होता है बट सभापति नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ये अच्छे से याद रखना है कि राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस हेतु सिफारिश करने वाली समिति अध्यक्ष में प्रधानमंत्री, अन्य सदस्य में लोकसभा का अध्यक्ष, गृहमंत्री, राज्यसभा के विपक्ष का नेता, लोकसभा के विपक्ष नेता, ये देखिए राज्यसभा का उपसभापति, मैंने कहा ना। तो ये पूरे नाम याद रखिएगा कि कौन होता है? स्पीकर होता है, बट लोकसभा का स्पीकर होता है, राज्यसभा का स्पीकर नहीं होता, पर उपसभापति होता है। गृह मंत्री होता है, राज्यसभा के विपक्ष का नेता होता है, लोकसभा विपक्ष का नेता होता है। और अगला क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें गलत है, क्योंकि अभी 2019-20 में एक्ट पास हुआ था 2019 के अनुसार, उसमें अध्यक्ष की 5 साल से घटाकर सदस्यता 3 साल कर दी गई है। और इसमें दूसरा कह रहा है कि आयोग के सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक पदधारी रहते हैं। और तीसरा कह रहा है सदस्य 5 वर्षों की दूसरी अवधि में पुनर्नियुक्त होने पात्र नहीं। फ्रेंड्स गलत है। देखिए इसके अलावा अध्यक्ष पुनः नियुक्ति का पात्र है जबकि सदस्य नहीं है, तो इस प्रकार कथन ABC तीनों सही नहीं है। और उसमें पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो एक नहीं होगा, 3 गलत दिए हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से बाहर कर देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, राज्यपाल करता है। कौन करता है? जब राज्य की बात आएगी तो राज्यपाल ही करेगा। ठीक है ना, राज्यपाल करता। और जब सेंट्रल की बात आएगी तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ठीक है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा यह नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। उसी प्रकार जैसे अभी हमने उसमें देखा था सेंट्रल में, पिछले बार पेपर में यहाँ पर देखा था राष्ट्रीय मानव अधिकार में, तो उसी तरह
इसमें राज मानवाधिकार में उसी तरह होता है, राज्य का मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है, सदस्य विधानसभा अध्यक्ष होता है, राज्य गृह मंत्री, राज्य विपक्ष का नेता शामिल होते हैं। परंतु जहाँ किसी राज्य के में विधान परिषद तो वहाँ उस परिषद का सभापति और उस परिषद के विपक्ष के नेता भी समिति के सदस्य होंगे। यहाँ मतलब आपको याद रखना है कि अगर कहीं विधान परिषद है जैसे यूपी में है तो आपको याद रखना यहाँ का सभापति शामिल होता है, और विपक्ष, तो ये आपको कन्फ्यूजन याद रखनी, वहाँ सभापति शामिल नहीं होता, यहाँ शामिल होता है। ठीक है, एक एक बारीकी से याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बारीकी से इन्हीं से उठ के आएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, इसीलिए नहीं मैं बोला कि 30 नंबर घंटे लेते, परंतु यहाँ यह और भी कि उच्च न्यायालय कोई असीम न्यायाधीश या कोई असीम जिला न्यायाधीश संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्त किया जाएगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार न्यायालयों में मामले के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार का अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजन के रूप में विनिष्ट कर सकती है, जो कम से कम वर्षों के प्रैक्टिस हो। कितने? 7 वर्ष को। कितने? 7 वर्ष की आपको अच्छे से याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ये फ्रेंड्स बहुत आते रहे हैं, अब शायद ये हटा भी दिए गए हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध है कौन सा? संज्ञेय। फ्रेंड्स एक चीज़ एमपीपीएससी में क्वेश्चन बहुत गलत देता है, और एक चीज़ मैंने ये भी नोटिस की है कि वो आंसर भी बहुत गलत मानता है। मैंने कई बार पिछले बार 2018 का भी देखा था, उसमें भी यही गलती थी। तो इसका क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों होंगे। कौन सा था? ऋग्वैदिक में पणी किस वर्ग के नागरिक होते थे? फ्रेंड्स व्यापारी होते थे। पणी कौन होते थे? व्यापारी होते थे। वाणिज्य व्यापार वाणिज्य प्रधान पणी लोग करते थे। ऋग्वेद में पणी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हो। पणी ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें बेकनाट सुदाखोर भी कहा गया। तो याद रखना, सुदखोर भी कहा गया। ठीक है, बेकनाट ये भी कभी पूछ लेना तो आपको याद रखना, पणी ऋण देते थे और इन्हें क्या कहा गया? बेकनाट या सुदखोर। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है, ये बहुत बार रिवीजन। चंड प्रगोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? किसके? अवंती। ठीक है, ये चंड प्रगोत अवंती का शासक था। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। बिंबिसार के समय में मगध के चंड प्रगोत का संबंध महत्वपूर्ण था। एक बार प्रगोत के पांडुरोग से ग्रसित होने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। तो फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखना कि ये भी पूछा जा चुका है कि इन चंड प्रगोत का कहाँ के थे, तो आपको याद रखना अवंती के। इनको कौन सा रोग से ग्रसित थे? तो पांडु रोग। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि राजवैद्य इनका इलाज करने कौन गया था, तो राजवैद्य जीवक। कौन था? राजवैद्य जीवक। और किसके यहाँ था? तो बिंबिसार का। एक तरह से बिंबिसार का पुत्र भी माना जाता है। तो किसका इलाज करने गए थे? चंड प्रगोत का। तो ये 4-5 क्वेश्चन आपको आज अच्छे से याद रखना है। चंड प्रगोत कहाँ का राजा था? तो अवंती का था। इनको कौन रोग से ग्रसित थे? तो पांडु रोग, शायद इसे पीलिया भी कहते हैं अगर आज की भाषा में कहूँ। इनका इलाज करने कौन गया था? राजवैद्य जीवक। इनको किसने भेजा था? बिंबिसार ने भेजा था। राजवैद्य जीवक किसके शासनकाल में था? तो बिंबिसार में। फ्रेंड इतने डिटेल से बता रहा हूँ। और देखिए बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि अवंती की राजधानी क्या थी, तो आपको अच्छे से ये भी याद रखना है कि अवंती की राजधानी उज्जैन थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से तारीख फिरोजशाही की रचना किसने की? फ्रेंड्स ये फिर क्वेश्चन गलत है। मैं अगर आपको पढ़ाऊँ, मैंने भी पढ़ा था, जब मैं पेपर हल किया तो मैंने ये देखा कि इसको तो जियाउद्दीन बर्दी ने भी लिखा है, इसको जियाउद्दीन बर्दी ने भी लिखा, शम्स ए सिरा अफीक दोनों सही है। फ्रेंड्स आयोग ऐसा क्वेश्चन बनाता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। अब ये जिन्होंने बी लगाया तो ए बी कौन सा आंसर मानेगा? ठीक है, तो देखिए एमपी लोक सेवक ने भी इस प्रश्न का उत्तर अपनी अंतिम कुंजी में ए बी दोनों माना। तो एक चीज़ बताओ ना फ्रेंड, जब आपको ऐसे क्वेश्चन में लगे कंफ्यूज हूँ तो जो आपको लगे सही लगा दो, क्योंकि आयोग क्या होता है ना, आप छोड़ आओगे तो बिल्कुल ही नंबर जाएगा। पर आपको लगता है कि मैं कन्फर्म हूँ कि यार ये तो है ही है, मान लो आपको दूसरा नहीं पता, तो जो आप कन्फर्म वो लगा ही दो। क्या पता दोनों मान लिया तो हटाएगा, और नहीं हटाएगा तो दोनों मानेगा। अब ये भी क्वेश्चन देखिए, मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में किस शासक ने करवाया था? तो ये भी गलत है। मांडू में जहाज निर्माण सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने कराया था। गियासुद्दीन खिलजी। यह महल 2 झीलों के बीच में बना हुआ है, तो इसमें कोई नहीं है। जो देखने में
जहाज जैसा दिखता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अपनी अंतिम उत्तर को इस पर को बाहर कर दिया। तो ठीक है, क्या है, जहाज महल का निर्माण किसने कहा था? सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने। मांडू कहाँ है? धार जिले में। ठीक है, इंदौर के जो बगल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित होता है? फ्रेंड्स ये कई बार आया है। इसको क्या कहते हैं? 1856 पर। इंग्लिश में भी याद रखिएगा, द हिंदू विडो रेमरेज एक्ट, अगर वो पूछ ले तो कब हुआ था और किसके तहत हुआ था, किसने करवाया था? तो ये आपको बहुत अच्छे से रखना है। सुधार लाने में ईश्वर चंद विद्यासागर महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये आपको नाम बहुत अच्छे से कई बार पूछा है। ठीक है यार फ्रेंड, मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ यार, प्लीज़ सपोर्ट में यार, अगर कोई भी कमी रहे ना। औद्योगिक विकास केंद्र बनमौर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मुरैना। ये भी फ्रेंड्स आपको क्या बताऊँ, मैंने नोट्स लिखी है इंदौर की, उसमें बहुत अच्छे से ये सब दिया है। अगर चाहेंगे तो मैं दे दूँगा, पर आपके सपोर्ट से ही होगा। तो अगर अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया, ये तो फ्रेंड बहुत अच्छे से याद हो गया। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया चालू हुआ था। इसका लोगो शेर है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल किए जाते हैं? तो देवास, इंदौर। कौन? देवास और इंदौर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मध्य प्रदेश में निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के 2 शहर शामिल हैं। ये शहर देवास जो फार्मास्यूटिकल उत्पाद हेतु, और इंदौर सोया मिल या सोया उत्पाद हेतु फेमस है। तो आपको सोया मिल और सोया उत्पाद हेतु कौन है? इंदौर। और फार्मास्यूटिकल अगर उत्पाद पूछ ले तो कौन है? देवास जिला, जहाँ ठीक है प्रिंटिंग नोट्स भी हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेशी व्यापार नीति से संबंधित है? तो कौन सा है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। कौन सा? ये आधे लोग विदेश मंत्रालय तो कोई गृह मंत्रालय ठुकाया है, बट आपको असली आंसर रखना वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको याद रखना कहाँ है? इंदौर में। कहाँ है? इंदौर। एमपी में वित्त निगम का मुख्यालय अगर अगली बार भी पूछ ले तो आपको कहाँ याद रखना है? ये एमपी में, मतलब एमएसएमई उद्योग को वित्तीय सहायता संबंधित सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में संकलन, इसका मुख्यालय इंदौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंदौर में। अब ये भी क्वेश्चन बहुत वो था, निम्नलिखित पुरस्कारों को प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर प्रारंभ से बाद का सही क्रम क्या होगा? ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। पहला कौन सा आया था? अर्जुन पुरस्कार। फ्रेंड्स आपको याद रखना कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार, इनकी डेट भी याद रखना है, मतलब सन। तो अर्जुन पुरस्कार कब आया, फिर इसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार आया, फिर इसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आया, ध्यानचंद पुरस्कार आया। तो आप ठीक है, इसमें अगर आपको पहला ये याद रखना कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब आया था? 1991 में। आपको ये भी याद रखना है कि इनको ये पहली बार किनको मिले थे, क्योंकि आप 2018 का पेपर में जब कराऊंगा उसमें आपको मैं बताऊंगा कि उसमें ये पूछा गया कि किन किन को मिला था। द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछा था और राजीव गांधी खेल पुरस्कार पूछा था। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, जब मैं अगली बार अगला पेपर कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा। तो ठीक है, तो ये आपको रखना कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ था? 91 में। ध्यानचंद पुरस्कार कब चालू हुआ था? 2002 में। अर्जुन पुरस्कार कब चालू हुआ था? 1961 में। और द्रोणाचार्य पुरस्कार कब चालू हुआ था? 1985 में। ये तो करंट अफेयर है। आपको फ्रेंड 2021 में कब को ओलंपिक का पूछा था? रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? तो अभी इसका कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये भी इसमें तीसरा नंबर था, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, बट ये अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 2028 में ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्न किस शहर में होना है? तो लॉस एंजल में होना। पर 2024 का पूछ लेगा तो पेरिस एंड फ्रांस। कहाँ? पेरिस और फ्रांस में होगा। अगर 2024 पूछेगा और 2028 पूछेगा तो लॉस एंजल में। आपको ये दोनों याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, IAF मतलब ठीक है का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ स्थित है? मोनाको में। कहाँ? मोनाको में। ट्रेड एंड फील्ड एथलेटिक्स हेतु विश्व शिक्षा संचालन निकाय के रूप में इसका पूरा नाम याद रखना है, क्योंकि एमपी की मैं खासियत जानता हूँ। कहाँ पता लिया पूरा? इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन की स्थापना 17 जुलाई 1912 को हुई थी। ये आपको याद रखना, ट्रेड एंड फील्ड एथलेटिक्स
हेतु कब, अगर आपसे स्थापना पूछ लिए तो कब हुई थी, 17 जुलाई 1912 को हो, जिसका नाम 2001 में बदलकर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन कर दिया गया। तो आपको क्या पता, वो यही पूछ ले कि इसका नाम कब चेंज हुआ था, इसका फुल नेम पूछ ले, इसका सन पूछ ले, तो आपको सब याद रखना है। अगला क्वेश्चन है JSP का मतलब क्या है, जावा सर्वर पैसेज कौन सा है, ठीक है, ये क्या पूछा है, पेजेस। तो देखिए एक संगत जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को HTML XML आदि पर आधारित डायनेमिक वेब पृष्ठों के निर्माण में मदद करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो फ्रेंड माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। आपको ये भी याद रखना है कि कब बना था, तो 2009 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, कब लॉन्च हुआ था। और ये क्या है, एक सर्च इंजन है, क्या पता अगली बार यही पूछे कि बिंग क्या है, कोई भरोसा नहीं MPPSC का, कुछ पूछ सकता है। तो आपको याद रखना क्या है, एक सर्च इंजन है, क्या है, सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन देखें, वेब क्लॉरर को इस रूप में भी जाना जाता है, किसमें, वेब स्पाइडर के नाम, वेब कॉलर को वेब स्पाइडर या वेब रोबोट के नाम से भी जाना जाता है। तो यह आपको वेब स्पाइडर या वेब रोबोट दोनों के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड पर स्वतः ही दस्तावेजों की खोज करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समूह को वेब आउटपुट को केवल आउटपुट डिवाइस है, मतलब कि कह रहा है निम्नलिखित में किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर क्या है। ये देखिए इनपुट डिवाइस भी दिए हैं, इनपुट ये आपको याद रखिए अधिकतर यही पूछे जाते हैं। अगर इनपुट की बात करूँ तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन। अगर आउटपुट की बात करूँ तो मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर। ये तीनों नाम आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, अपने ब्राउज़र में सहज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने को एक तरीका कहा क्या जाता है, बुकमार्क क्या कहा जाता है, बुकमार्क। आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अपने ब्राउज़र में सहज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है। फ्रेंड मतलब मैंने यार MPPSC खासियत देखा, मतलब इतना बड़ा पेपर है, कुछ पूछता रहता है यार, मैं बता रहा हूँ इसका मतलब कुछ भी भरोसा नहीं है। तो आपको बता रहा हूँ कंप्यूटर अच्छे से पढ़ो यार, खेल कूद भी पढ़ना, और लेटेस्ट का तो पढ़ना ही पढ़ना है। खेल कूद 1 साल 1.5 साल, कम से कम 1.5 साल तक खेल कूद याद करके जाना, और इसके कंप्यूटर अच्छे से पढ़ना, और हिस्ट्री ज्योग्राफी तो पढ़नी है, MP स्पेशल भी पढ़नी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन जाने जाते हैं, तो ये तो बहुत सरल था, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। कौन थे, ए नंबर की, कौन से, ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को प्रभावित करती हैं, तो कौन सी, लैंडिंग कोशिकाएं। लैंडिंग ये सब ये ज्योग्राफी में है, ये बहुत जब हार्मोन्स की पढ़ाई जाती है तो उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है। एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, ये एस्ट्रोजन, सब उसी के कॉपी है कि इनका क्या काम होता है, ठीक है। मनुष्य के एंड्रोजन हार्मोन्स को लैंडिंग कोशिकाओं स्रावित करती हैं। यह हार्मोन पुरुष गुणों के विकास और अनुरक्षण का विनियमन करते हैं। लैंडिंग कोशिकाओं को एक स्रावित प्रमुख हाइड्रोजन हार्मोन है। इसके अलावा देखिए पुरुषों में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये पूरे पाए जाते हैं। वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न से कौन सी गैस का योगदान अधिकतर रहता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला देखें, पर हाँ फ्रेंड अगर जलवाष्प दिया हो ना तो ऑप्शन में जलवाष्प से अच्छे से याद रखना यार, क्योंकि जलवाष्प सबसे ज़्यादा है, फिर इसके बाद कुछ है, तो ठीक है आपको याद रखना है। फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, ओजोन है, तो ये आपको याद रखना है, क्रम याद रखना। हाँ और एक चीज़ बताऊँगा, नाइट्रस ऑक्साइड भी पाया जाता है जो लाफिंग के लिए होती है, ठीक है ना, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। पर क्योंकि ऑप्शन में नाइट्रोजन ऑक्साइड भी दिया पर वो अम्ल वर्षा के लिए उपयोगी होती है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। पर अगर ऑप्शन में नाइट्रस ऑक्साइड है तो आपको याद अच्छे से याद रखना है कि ग्लोबल वार्मिंग में काम करती है, ठीक है ना, ये अच्छे से याद रखना। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, तो कौन सा, ऑक्सीजन। किसका, ऑक्सीजन का। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व ऑक्सीजन है, जिसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर। ये 4-5 तक तो याद ही रखना है, क्रम आता है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम एंड सल्फर। इनका कोई भरोसा नहीं है MPPSC, अगली बार का पता है पोटेशियम को भी उठा के पूछ ले,
ठीक है। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? तो किसका? अवसादकारी। उत्तेजक नहीं, अवसाद। अफीम का ज़्यादातर फ्रेंड दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है, उत्तेजक के लिए तो आदमी करता ही है, बट असली में कहूँ तो ये किस लिए किया जाता है? अवसादकारी के लिए। किसका? अवसादकारी के लिए। ठीक है। इससे दर्द निवारक मॉर्फिन, हेरोइन ड्रग आदि का संश्लेषण किया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाला राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? तो ये फ्रेंड्स ये तो यार अपने आप बहुत टफ था। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीरापुर। किसका? हीरापुर। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा की गई थी? किसके तहत? तो आपको याद रखना है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मतलब जो बंटवारा किया गया था तो वो किसके तहत? हिंदू मुस्लिम के वोट डालने वाला, तो मिंटो मॉर्ले एक्ट के तहत। किसके? मिंटो मॉर्ले। तो इसका क्या हो जाएगा? ये तो बहुत बार आया है और रिपीटेड है, पर इसमें आपको याद रखना है ये कभी ये पूछ ले कि पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किसमें की गई थी? 1919 में सॉरी। और आपको याद रखना गांधी जी ने इसको कहा था मॉर्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। अगर क्या पता ये पूछ ले कि अगली बार की बताइए किसने कहा था कि मॉर्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया, ये किसका कथन है? तो आपको ये अच्छे से याद रखना है किसका कथन है? गांधी जी का। किसका कथन है? गांधी जी का। अगला है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था? किसने किया था? फाजिल मोहम्मद खान ने। फाजिल मोहम्मद खान। फ्रेंड्स एक तो बात है यार, हम लोग कहते हैं पर हमारे देश को आज़ाद कराने में हमारे मुस्लिम भाइयों का भी बहुत बड़ा योगदान था। अगर जितने हम हिंदुओं का था उतना ही हमारे मुस्लिम भाइयों का था। आज जो देश आज़ाद है उसमें हम सभी भाइयों ने बहुत, हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानी दी जिससे आज हम बैठे हैं यहाँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक सत्यता प्रकाश के लेखक कौन थे? कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। इन्होंने ही कहा था वेदों की ओर लौटो। ठीक है। 1875 में प्रकाश हुई थी। ठीक है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में किस शिलालेख से मिलती है? तो ये आपको 10 शिलालेख किसमें? रेशम किसमें? ये कुमार गुप्त के टाइम लिखा गया था। तो ये भी अच्छे क्वेश्चन था। ये भी इस तरह क्वेश्चन आप अच्छे लिख लो कि ये अपने में टफेस्ट होते हैं। अगर ये किसी पेपर में किसी जगह आ गया ना तो 100 में 90 को नहीं आना, ये कन्फर्म है। जैसे ये वाला था 18 बुंदेला विद्रोह वाला, उसी तरह ये रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? तो ये भी आपको अच्छे याद रखना 10 शिलालेख से है। ठीक है। इसका आगे बात करूं, इस लेख में कुमार गुप्त एक राजपाल बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। ठीक है। कुमार गुप्त का एक राजपाल था बंधु वर्मा। इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का भी उल्लेख मिलता है। तो फ्रेंड्स कितना क्वेश्चन हो गया। अगर MPPSC कोई भरोसा नहीं, इस बार पूछ ले कि बताइए किस शिलालेख से हमको राजपाल बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। ये भी पूछ सकता है कि बताइए किस शिलालेख से सूर्य मंदिर का निर्माण मिलता है गुप्त काल में। इस यहाँ से प्राप्त लेख में पट वाय श्रेणी मतलब रेशमी सूत बनाने वाली समिति तथा इंदौर लेख में तौलिक श्रेणी का भी उल्लेख मिलता है। तो इतने क्वेश्चन है यार कि तौलिक श्रेणी का उल्लेख किस मिलता है, किस लेख में मिलता है? तो इंदौर लेख में। किस शिलालेख में है? तो 10 शिलालेख में। अच्छे से याद रखना। ठीक है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध फ्रेंड्स आधों ने तो इसमें हॉकी ठोका था, बट हर इसका आंसर क्रिकेट है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश ग्वालियर में है अवस्थित एक क्रिकेट स्टेडियम है। याद है कि यह पहला ODI भारत और वेस्ट इंडीज के मध्य 22 जनवरी 1988 को आयोजित हुआ था। ठीक है। आपका मूलतः यह एक हॉकी स्टेडियम था जिसका नाम महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी कैप्टन रूप सिंह के नाम पर रखा गया था। आधों ने ये सोचा कि यार ये जो है कैप्टन रूप सिंह है ये तो हॉकी खेलते थे, तो इसका पक्का श्योर है कि इसका संबंध हॉकी से होगा, बट नहीं, इसका संबंध किससे था? क्रिकेट से। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना 2007 में। कब हुई थी? 2007 में। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा है? लक्ष्मण पुरस्कार तो यूपी में होता है, गंधर्व पुरस्कार भी नहीं, अर्जुन पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार। ये आपको अगर पुरस्कार आपने पढ़े बस होते हैं MP में कि कौन कौन से मिलता है तो उसी से आप समझ सकते थे। इसका आंसर क्या है? C नंबर। ये बहुत सरल था MP तैयारी करने वालों का। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, पर देखो ना फ्रेंड 2018 का पूछा था पेपर 2020 उसके आसपास हुआ था।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्कान किरार का संबंध किस खेल संबंधित है? तो आपको याद रखना तीरंदाजी से। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो इससे आपको ये समझ आना चाहता हूँ कि इसमें किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार, खेल कूद में भी। अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए मुस्कान किरार किस कंप्यूटर में वायरस का मतलब क्या होता है? तो आपको वाइटाइल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ये कई बार आ चुका है, इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो ठीक है, आपको इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। फ्रेंड्स मैं पूरी डिटेल बता रहा हूँ यार, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डेटा को नष्ट करता है और वैध उपयोगकर्ता की सेवा को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्या पैदा करता है, कौन कहलाता है? क्रैकर। कौन सा? यह व्यक्ति क्रैकर या ब्लैक हैट क्रैकर कहलाता है, जो किसी अन्य की कंप्यूटर प्रणाली या नेटवर्क में अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डेटा को नष्ट करता है और वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है। ठीक है, या उनके लक्ष्यों के लिए समस्या पैदा करता है। इसके विपरीत व्हाइट हैट क्रैकर, देखिए ब्लैक हैट क्रैकर था और एक व्हाइट हैट क्रैकर है। कंप्यूटर सुरक्षा विशेषज्ञ होता है, जो कि संरक्षित कंप्यूटर प्रणालियों एवं नेटवर्क की सुरक्षा का परीक्षण कर उनमें आवश्यक सुधार करता है। तो ब्लैक मतलब कि काला, जो गलत काम हो। ब्लैक मनी, तो व्हाइट मनी मतलब, व्हाइट मनी का मतलब क्या होता है? जिसमें चोरी की नहीं है। ठीक है। पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया था, तो कौन था? 2000 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं होता है? तो आपको ऑनलाइन चैटिंग करना। फ्रेंड व्हाट्सएप में हम चैटिंग करते हैं, फेसबुक में चैट करते हैं, इंस्टाग्राम में चैट करते हैं, उसको साइबर अपराध नहीं माना जाता। अपराध कौन सा? ये तीनों। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको पता चल गया ऑनलाइन चैटिंग तो आप तीन को पढ़ोगे नहीं ना। अगली बार पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा है, और कोई भरोसा नहीं MPPS से। तो आपको फिशिंग, साइबर स्टैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये तीनों आपको याद रखना है। ठीक है। ईमेल पता का डोमेन क्या होता है? तो IT-info। ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इनमें डोमेन नाम है, तो याद रखना है कौन सा। ठीक है, C नंबर। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में। किसमें? ये जफरान खेती, केसर की खेती के लिए उपयोगी होती है। किसकी? क्योंकि केसर खेती वहीं होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? D नंबर। ये भी किसके लिए उपयोगी थी? जफरान या केसर, दोनों भी याद रखेंगे। अब ये खदान थे। कालाहांडी में क्या पाया जाता है? कोलार में तो सोना पाया जाता है भाई। मोसावानी में तांबा पाया जाता है। ठीक है। कोलार में सीसा जस्ता पाया जाता है, कालाहांडी में बॉक्साइट पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? डालमा झारखंड में है, कोटी गांव गोवा में ही है, मुकाम्बिका कर्नाटक में है, नैयर छत्तीसगढ़ में नहीं है। कहाँ है? नैयर छत्तीसगढ़ में नहीं है, नैयर केरल में है। ये भी आ चुका है। जो सबरीमाला केरल में पड़ता है उसी में के आसपास ये स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के में किस जनगणना दशमलव अनुपात भारत में, ये कई बार है फ्रेंड्स, सबसे अधिक गिरावट हुई थी? तो आपको कौन सा याद रखना? 1961 से 71। ये रिपीटेड है। अगर कोई घटना चक्र की मैगजीन पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स वाली, उसमें दिया है बहुत अच्छे से इनके बारे में। स्वर्णिम चतुर्भुज पूर्व पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में किस केंद्र नाभिक को जोड़ता है? तो किसको जोड़ता है? सिलवार से पोरबंदर। पूर्व से पश्चिम कह रहा है, अगर उत्तर दक्षिण कह देगा तो कौन सा है? ठीक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। ठीक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। और स्वर्णिम चतुर्भुज देश के 4 बृहद महानगर कौन से? दिल्ली, उत्तर में, पूर्व में कोलकाता, पश्चिम में मुंबई, दक्षिण में चेन्नई। ये भी चारों याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान महासचिव, ये तो करंट अफेयर का था, एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर का है। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी संग्रहालय। ये तो कई बार रिपीटेड है, भोपाल में है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कई बार पूछा जा चुका है। तो यही कह रहा हूँ फ्रेंड्स, वादा है कि इतने से ही मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं पूरे पेपर करा दिया ना, अगर आप लोगों को सपोर्ट मिला तो लिख के दे रहा हूँ, यहीं से बहुत क्वेश्चन आ जाएंगे, कन्फर्म है। अगला क्वेश्चन है,
उस ये भी करंट अफेयर का, इसलिए मैंने नहीं कराया। उच्चतम न्यायालय किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया? किसमें किया गया है? उनिकृष्टन बनाम आंध्र प्रदेश। किसमें? ये क्वेश्चन बहुत ढूंढ ढूंढ के एमपी बनाता है कभी कभी। कुछ क्वेश्चन तो में ये होता है कि एक तो माइनस मार्किंग नहीं रहती ना फ्रेंड्स, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत के आम निर्वाचन हो चुके हैं? तो ये भी फिजूली क्वेश्चन है, तो मैं कहूँगा 5 बार। ठीक है, कितनी बार हो चुके हैं? अब देखिए फिर से ये वाला है 1 फरवरी 1994, ये आपको बहुत अच्छे से रखना है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज व्यवस्था पूछा है ना, ये तो फ्रेंड्स लिख के दे दीजिए। एमपी को मैं क्या, यूपी किसी का भी एग्जाम हो, वहाँ से पंचायती राज व्यवस्था से 3-4 क्वेश्चन तो आएंगे श्योर है। ठीक है, तो ये कब नागरिक निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद में किया गया? तो किस में किया गया है? 243 के निर्वाचन। ठीक है, निर्वाचन की जब भी बात आएगी तो किस में होगा? 243 के में। देखो दूसरा क्वेश्चन, पंचायती राज विषय संविधान किस सूची में? तो ये फ्रेंड राज सूची में कितनी विषय हैं? 29 विषय हैं। संविधान की कौन सा भाग पंचायती राज संबंधित प्रावधान? तीसरा क्वेश्चन तो भाग 9 में। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि इसको तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये भी याद रखना कि पंचायती राज व्यवस्था कब प्रभावित हुई? तो ये डेट याद रखना, 24 अप्रैल 1993 को। कब? 24 अप्रैल 1993 भाग 9 में 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 74 में नागरिक व्यवस्था जोड़ी गई थी और 9A के तहत। ठीक है, ये देखिए कई क्वेश्चन हैं। अगर आपसे पूछे कितने विषय हैं, तो अगर पंचायती पूछेगा तो 29, अगर नगरीय व्यवस्था पूछेगा तो 18। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस जनसंख्या 2011 के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है? तो किसकी नहीं है? उज्जैन की। ये आपको अच्छे से, ये भी रिपीट है, कई बार रिपीट हो चुका है। तो कौन से नहीं है? भोपाल है, ग्वालियर है, जबलपुर है, बट उज्जैन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया जाता है? तो किसके? जब केवल अनुसूचित जाति के सदस्य संबंधित हो। किससे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब ये फ्रेंड नहीं आते, इसको हटा दिया गया है, इसलिए मैं इसमें अब बहुत इस बार एक ही 2 क्वेश्चन था। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? धारा 5 के। किसके तहत? धारा 5 के तहत। अब ये नहीं आते हैं। हाँ, ये जरूर आता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब प्रभावित हो? 30 जनवरी 1990 को। कब? 30 जनवरी 1990। ये 2018 में भी आया था, इसलिए कह रहा हूँ, इसको याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स जब नहीं आएंगे, लिख के दे रहा हूँ, नहीं आता हटा, सिलेबस उठा के देखिएगा, उसमें हटा ही दिया गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 12 में स्थापित अन्य विशेष न्यायालय धारा 2 घ के में पारित किया गया, हटा दिया गया है। बोधन दवा किसका सेनापति था? बोधन दवा, ये थोड़ा क्वेश्चन उटपटांग था। किसका था? शाहगढ़ के राजा बखत वली का। किसका? शाहगढ़ के राजा बखत वली का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। और फ्रेंड्स हाँ, जिसको भी PDF चाहिए तो स्टडी करियर के टेलीग्राम में चले जाइएगा, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा तो मैं डाल दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, या नहीं तो स्टडी करियर के टेलीग्राम चैनल में आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें CD दोनों सम्मिलित नहीं है। ये देखिए कितना क्वेश्चन जनजाति की उपजाति पूछा, तो गोंडा की अगरिया, ठीक है, जो लोहा सुर को अपना देवता मतलब लोहा की पूजा करती है। बैगा बिजवार, भारियक पटालिया गलत है, कोरकुक वहार ये गलत है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश ने, देखिए C और D, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यार MPPSC इतने बड़े पढ़े लिखे भी गलती करते हैं, तो हम तो आम इंसान हैं, हमसे भी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। तो मेरा आप लोग को इस पेपर से समझाना यही था कि आपको कोई भी ऑप्शन लगता है कि ये तो मेरा श्योर है, तो आप उसमें लगा के चली आएगी। अगर आपने छोड़ दिया और उसने CD में दोनों मान लिया, तो आपका 1 नंबर तो जाएगा ही, और 1 नंबर कम से कम 1000 बच्चों को ऊपर नीचे कर देता फाइनल लिस्ट में। इसलिए करो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर मुझे अपना भाई मानो, तो अगर आपको लगे तो आप छोड़ना नहीं, करके तो आ ही जाना। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में पर विचार कीजिए।
तो इसमें उक्त वाक्यों के आधार पर कौन सही उत्तर सही है। तो देखिए मांडू धार जिले में, आपको देखो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था जहाज महल में, जब मैंने कहा था मांडू धार पड़ता वही पूछ लिया ना, और मांडू में हिंडौल महल है। तो देखिए दोनों सही है। बता रहा हूँ ना फ्रेंड्स, मुंह से क्या निकल जाए और क्या पेपर में आ जाए कुछ नहीं जानता, ऐसे नहीं पढ़ाने बैठा हूँ, कुछ किया तभी कर रहा हूँ। हिंडोला महल का शाब्दिक अर्थ होता है झूलती जगह, ठीक है। इसमें क्या होता था, इस महल का उपयोग मुख्य रूप से दरबार के रूप में किया जाता था, जहाँ राजा बैठकर अपनी प्रजा की समस्या सुनते थे। जल बिहारी का मेला, फ्रेंड्स आपको बताऊँ यूपीपीसीएस RO 2022-21 में जो पेपर हुआ था 5 दिसंबर को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, जिसको विश्वास और मिलान पूछ लिया था जल विहार का मेला। तो देखिए कहाँ का पेपर कहाँ आ जाए कोई नहीं जानता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छतरपुर। क्या हो जाएगा, छतरपुर। स्पेशली बुंदेलखंड में लगता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है काठी। काठी क्या है फ्रेंड्स, काठी एक लोक नृत्य है MP का, ठीक है। और ये आपको लगना निमाड़ आंचल में प्रचलित है। कहाँ, निमाड़ आंचल में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना, कहाँ चलित है, निमाड़ आंचल में। MPPSC में तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं जानता हूँ क्या बनाओगे तुम। वर्ष, ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर का है। ये देखिए 2020 पे क्या पूछता है, वर्ष 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धम्म पर। फ्रेंड्स ये कहूँगा कि इस तरह के 1-2 क्वेश्चन देख के आप पागलों जैसे नहीं कि 2014-15 पहुँच ना। अगर आपने, देखिए इसमें कट ऑफ माइनस मार्किंग तो नहीं होती, अगर आपने 100 में 60 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन भी मैं मानता हूँ सही कर दिया तो आपको सिलेक्शन होने की उम्मीद बढ़ जाएगी, क्योंकि 65 में अगर 35 में ऐसा नहीं होता कि 10 नहीं आपके सही होंगे और बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी किस्मत ही ख़राब होगी तो 2-3 सही होंगे, नहीं तो 10-15 तो सही हो ही जाते हैं। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये भी बार रिपीट होता, बहुत बार आता है। वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रमुख विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना कौन सी थी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये भी मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि को वर्ष 2019 में कितनी कर दी गई है, 51,000। अब तो ये भैया इसको अब करंट ना मानना, इसको ये कभी उठा के पूछ सकता है। वो इस बार यही पूछ लेता है, पता है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में मुख्यमंत्री तक कितनी राशि दी जाती है, तो आपको याद रखना 51,000। अगला क्वेश्चन है, ये ऑस्कर फिल्म पूछा था पर यह काफी पुराना क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं स्थित है। भालकुंडी बीना के आसपास स्थित है, मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं पढ़ा हूँ, ठीक है। ये देखो बीना नदी पर स्थित है सागर जिले में। तो ये आपको इसलिए कह रहा हूँ, और मेरी अगर आपने सहायता की तो मैं MPPSC का मैप पढ़ाऊँगा और लिख के दे रहा हूँ, उस मैप में आपको पूरा MP पढ़ा दूंगा, बट अगर आपको सपोर्ट एंड प्यार मिला तो, ठीक है। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदा और प्रभावित क्षेत्र। ये 2018 का सेम उठा के रख दिया, उसने कुछ चेंज नहीं किया। आप उठा के इसको पढ़ना, आपको मिल जाएगा। बाढ़ उत्तर प्रदेश और बिहार में आपको पता ही, आपको इतना भी नॉलेज है कि भैया कोसी नदी तो प्रचार मचाए रहती है बिहार में, है, ठीक है ना, आपको पता है। तो पहले का B हो जाएगा। और अगर आपको इतना पता है तो आंसर तो है। भूकंप कहाँ थे, हिमालय में। सूखा कहाँ पड़ता भैया, पश्चिम मध्य भारत में, जहाँ राजस्थान में। सुनामी कहाँ चाहिए, दक्षिण तटीय क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा समूहन निशाही नहीं है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, तो इसमें आपको याद रखना टेलीग्राफ आपको पढ़ा उत्तरी अटलांटिक। देखिए इसमें अटलांटिक दिया, मैं ये भी बता रहा हूँ कि उत्तरी अटलांटिक, क्या पता उस बार ये पूछ ले कि किस अटलांटिक, उत्तर के दक्षिण। और यही क्वेश्चन आपको नहीं विश्वास है, टेलीग्राफ को पढ़ा, इसने इतना नहीं, देखो ये सब नहीं पूछा था, ये सब UPPCS 2019 में उसने सिर्फ इतना पूछ लिया था टेलीग्राफ पठार कहाँ स्थित, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिण अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर में, इसने मिला पूछ लिया। तो आपको मैं सिर्फ समझाने का ये रीजन है कि आप पेपर में ये ना देखें कि इतना पूछा गया, मैं सिर्फ उतना याद कर लो। आपको ये तीनों नाम याद रखना कि कोको कटक अगर आप पूछ ले तो प्रशांत महासागर में, वेल्विस कटक पूछ ले तो अंध महासागर में, अगुलार बेसिन पूछ ले तो अगुलार की धारा भी है जो गर्म धारा है वो हिंद महासागर में। तो आपको तीनों याद रखना, कोको प्रशांत में, वेलिवस आंध्र महासागर में, और टेलीग्राफ भी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है कि टेलीग्राफ पठार को हाइड्रोग्राफिक मिथन माना जाता है, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देशों में
देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? तो फ्रेंड्स अगर इसको याद, बस ट्रिक है, बचपन MBA सबको लगभग लगभग पता होती है। तो इसके अनुसार अगर आप मिलाओगे तो आंसर क्या निकलेगा? बी नंबर, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। ठीक है, और सबसे लंबी सीमा पूछ ले तो आपको याद रखना बांग्लादेश की। फिर इसके बाद अगर ये देखो, इसमें तो ये पूछा कौन कौन छूती है, ठीक है, आरोही क्रम में, तो वही चीज़ें मैं समझाता हूँ, उसने आरोही क्रम पूछा है, तो आपको अच्छे से याद रखना है बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह श्रेणी शैक्षणिक संस्था उपग्रह है? तो कौन? सत्यभामा सटिया मद्रास के स्टूडेंट द्वारा छोड़ा गया था, चेन्नई के। तो इसको याद रखिएगा। नॉन डी सिंड्रोम ये किसके? फ्लोराइड कहाँ से होता है फ्रेंड्स? पानी से होता है। जो फ्लोराइड आर्सेनिक किससे होते हैं? हमारी भूमि जल के द्वारा इन रोग फैलते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं आर्सेनिक की मात्रा इतनी होनी चाहिए, फ्लोराइड की मात्रा इतनी हो चाहिए। तो अगर किसके लिए फ्लोराइड किसके लिए होता है? नॉक डी सिंड्रोम, ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। या गेनू वेलगम, ये आपको दोनों नाम याद रखना है कि देखो ये भी पूछ रहा है, गेनू वेलगम के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, दोनों याद अच्छे से रखिएगा। फ्लोराइड प्रदूषण हड्डियों के लिए विषाक्त प्रभाव उत्पन्न करता है, जो कि हड्डियों को कमजोरी, फ्रैक्चर, स्थायी विरूपण का कारण बनता है। ठीक है, रिकेटस और ऑस्टियोआर्थराइटिस का संबंध यह के कारण भी यह सिंड्रोम सशक्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश के परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के व्यतिक्रग में स्थानांतरण कहलाता क्या? ये सजात पुष्पी परागकण। ये बॉटनी क्वेश्चन है फ्रेंड, ये बॉटनी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के लिए तो मैं कहूँगा कि इतना बॉटनी में घुसने कोई जो नहीं, मैं बता दिया कि अगर कोई 70 भी सही कर रहा है, 65 भी 67 भी आते हैं नॉर्मल स्टूडेंट के सही हो रहे हैं, उसके बाद वो तुक्का मार दे, श्योर है उसका नाम आ जाएगा। निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषाएं? तो फ्रेंड्स चारों हैं, तीनों हैं, कोबोल, बेसिक, पास्कल। ठीक है, आपको मनुष्य की मुख्य गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो किसका? कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार डाला? तो बहुत बार रिपीटेड है, 44वें संविधान संशोधन किसने? 44वें। इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर, सी नंबर। इसको ये याद रखना है इसमें कि अपसंपत्तिक अधिकार 12वें अनुच्छेद के 300 का के विविध अधिकार में रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो आपको याद रखना 300 का, क्योंकि कई बार आ चुका है। देखिए ये है लास्ट पेज है अब ये। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की किसने प्रस्तावित किया था? मतलब समझ रहे हैं, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण दोनों ने। ठीक है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो कौन थी? VS रमा देवी। ये तो फ्रेंड्स लूसेंट के जो विविध दिया होता है उसमें मिल जाएगा, बट ये ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? फ्रेंड्स इसमें सबने इतना पढ़ा, कैग की बात सीधा छोक दिया 148, बट वो पूछ रहा था कि कर्तव्य को निर्धारित करता है। अगर ऐसा है, मेरा एक इससे आपको और चीज़ समझाना था कि आप जब भी क्वेश्चन करें तो आधा अधूरा पढ़ के मत करें, पूरा क्वेश्चन को पढ़ें फिर करें। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था? तो ये तो कौन सा था? LM सिंघवी। ठीक है, LM सिंघवी। ठीक है, आपको याद रखना है। GVK राव ने भी की थी, पर किया था, पर संवैधानिक मान्यता की जब बात आएगी तो LM सिंघवी ने की थी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। पॉलिटिक्स बहुत अब इसमें क्या सतपुड़ा श्रेणी में स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूर्व की और उनकी स्थिति को दर्शाने वाले निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है। तो फ्रेंड्स पाड़वानी, फिर महादेव धूपगढ़ी है, फिर मेकाल की सबसे छोटी अमरकंटक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। किस नदी की घाटी गहरी खंड, मतलब वो
खंड का निर्माण करती है? तो फ्रेंड्स इसका तो चंबल है, चंबल ही सबसे बड़ी खंड का निर्माण करती है। ठीक है, जहाँ इस नदी गांधी सागर बांध है। ठीक है, ये आपको याद रखना यूपी। ठीक है, इंदौर के से जयपुर जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संबंधित नंबर क्या है? ये राजमार्ग आपको याद है, 2 क्वेश्चन राजमार्ग से और इसके पहले 2018 में भी आया था। तो कौन सा है? 52। निम्नलिखित, मैं क्वेश्चन फ्रेंड इसीलिए करा रहा हूँ कि आपको आइडिया लग सके एमपीपीएससी में पूछता कैसे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो उपयुक्त सभी है। ठीक है, यही याद रखना है कि मेरे तो प्रबल ये पूछा जा चुका है कि प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है। देख लो, मैं इसे बता रहा हूँ। तो मेरुतुंग है। कौन सा? ये भी याद रखना। प्रज्ञागुप्त का नौ सिंहासन चरित्र, ये भी आप अच्छे, क्यों भरोसा नहीं, मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनाना। जिस दिन जो सीख गया ना उसका सिलेक्शन हो जाएगा यार, मैं जानता हूँ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनाया था? तो आपको याद रखना परमार राजा भोज ने बनवाया था। ठीक है, आधो ने ही पृथ्वीराज चौहान, तो क्योंकि चित्तौड़ के राजा और राणा प्रताप, आधो ने यही ठोका था, किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि परमार राजा भोज होंगे उसके आंसर। ये बुकें हैं उनकी, आप अच्छे से याद रखनी कौन कौन। ये बहुत बार पूछी जाती है। सरस्वती कांठभरण, ये कांठाभरण, ये आपको बहुत अच्छे से श्रृंगार प्रकाश, प्राकृतिक व्याकरण, कोण शतक, श्रृंगार मंजरी, ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। फ्रेंड पूरा पेपर देखो 100 कराया यार। अगर आपको अच्छा लगे और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कुछ नहीं करना, आप कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ डाल दूँगा स्टडी करियर की। फ्रेंड्स अपने ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए और प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ शेयर मी इसके साथ एंड सब्सक्राइब मी चैनल यार। इसके साथ क्लास खत्म करूँगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच।